हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। मीन्स व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ है क्या, हाउ टू मेक ग्राफ, ग्राफ बनाए कैसे, फिर ग्राफ के बारे में उसकी डोमेन, उसकी रेंज, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था। नाउ बेस्ड ऑन दोज वी नीड टू जस्ट लर्न अबाउट सम बेसिक फंक्शन एंड उसके ग्राफ एंड देयर ग्राफ, है ना। सम बेसिक फंक्शन हम पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे रैशनल फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, इस तरह के फंक्शन पढ़ेंगे और उसके ग्राफ पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा है, उसके डोमेन, ग्राफ से डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करें वो भी पढ़ा है। सो वी नीड टू लर्न अबाउट डोमेन एंड रेंज फॉर दैट फंक्शन ऑल्सो बेस्ड ऑन ग्राफ। ओके, सो ग्राफ से हम इजीली उसके डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो वो चीज़ हम याद भी रख सकते हैं बेस्ड ऑन ग्राफ, ग्राफ की पैटर्न याद रख के हम उसकी डोमेन एंड रेंज भी याद रख सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि डोमेन इतना क्यों है, रेंज इतनी क्यों है। तो वो सब चीज़ हम आज पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने ग्राफ को पहले परफेक्टली इंटरप्रेटेड करना आपको सिखा दिया है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन से। ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन, वैसे पॉलिनोमियल वर्ड आपने ऑलरेडी टेंथ में पढ़ लिया है, टेंथ में सुन लिया है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में होता क्या है, एक्स के एन पावर के साथ इक्वेशन स्टार्ट होता है। मतलब जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू, एक्स रेस टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई, है ना। ये सब इक्वल टू जीरो लगाते थे तो वो इक्वेशन हो जाता था। वैसे यहाँ पे फंक्शन है तो वी डी नॉट पुट इक्वल टू जीरो, है ना। हम इक्वल टू जीरो नहीं लगाएंगे। दिस एक्सप्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी अ फंक्शन, है ना। जो एक्सप्रेशन है वही एक फंक्शन है, और वो फंक्शन में और कोई दूसरे एक्स के फॉर्म में वेरिएबल नहीं आएंगे, दूसरे कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं आएंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, मॉड्यूलस, इस तरह की कोई पैटर्न नहीं आएगी। एंड एक्स का जो भी पावर होगा वो भी हमेशा ही इंटीजर होगा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो, दैट इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो बेसिक कैसा है, देखो a0 प्लस a1x प्लस a2x अप टू an x रेस टू n, मतलब x के n पावर से स्टार्ट करके x के 1 पावर से लेके फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर, ये सभी टर्म आएंगे। इसमें से एक आध दो टर्म नहीं होगी तो भी चलेगा, बट जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म है उससे हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। जैसे समझ लो ये एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस टू, तो ये थर्ड डिग्री इक्वेशन है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ये पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री कितनी है, 3। ये एक्स रेस टू 4 प्लस 2x प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी है, 4, है ना। सो दिस टू फंक्शंस आर पॉलिनोमियल फंक्शन, वेयर एज दिस वन इज नॉट पॉलिनोमियल फंक्शन। वाई? बिकॉज इसका पावर जो है, मैंने बताया ना यहाँ पे 1 2 3 ये सब पावर जो बढ़ते जा रहे हैं अप टू n, वो n हमेशा ही क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब नेगेटिव ही नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। सो n कैन बी जीरो और 1 और 2 और 3 और anything like a positive number, positive integer, but it cannot be non-integer like 2/3, 1/4, ठीक है। इस तरह के कोई पावर नहीं चलेंगे, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोला जाएगा। ओके, क्लियर। अब उसके ग्राफ, फिर उसके बाद उसकी डोमेन एंड रेंज देखते हैं। अब उसके ग्राफ, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाएं, तो उसके ग्राफ हमेशा ही उसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिग्री स्टार्ट करता हूँ n इक्वल टू 0, ठीक है, n इक्वल टू 0। तो अगर n इक्वल टू 0 है तो फंक्शन कैसे बन गया, देखो a0 अप टू कहाँ तक जाना है भाई, an x रेस टू 0, है ना। तो x रेस टू 0 मतलब क्या हुआ, 1 ही हो गया ना। तो अल्टीमेटली अप टू कहाँ तक जाना है, कॉन्स्टेंट टर्म तक जाना है। तो अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट टर्म तक क्या है, मतलब पहला ही टर्म आएगा, है ना। पहले टर्म में ही पावर 0 है, x का पावर 0 है, दूसरे टर्म में x का पावर 1 है। मतलब अगर मैंने ऐसा बोल दिया होता कि n अगर n इक्वल टू 1, तो वो लीनियर फंक्शन बन जाता a0 प्लस a1x, ये दो टर्म आ जाते हैं। अगर n इक्वल टू 2 लेते तो 3 टर्म आते, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। वैसे अगर n इक्वल टू 3 लेते, 3 डिग्री टर्म, तो 4 टर्म आते, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x क्यूब, है ना, x क्यूब तक आता। तो मतलब अगर n इक्वल टू 0 है तो कहाँ तक आएगा, तो x रेस टू 0 तक आएगा, है ना। पहले टर्म में एक्चुअल में कुछ नहीं है तो क्या है, एक्चुअल में x रेस टू 0, तो ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा फॉर n इक्वल टू 0, कांस्टेंट फंक्शन, है ना। तो जिस हिसाब से उसकी डिग्री चेंज होगी उस हिसाब से उसके ग्राफ चेंज होंगे।
तो मैं अब थोड़े बेसिक ग्राफ्स को अलग अलग नाम देके, अलग अलग फंक्शंस के नाम देके उसके ग्राफ डिफाइन करूँगा। एंड देन आफ्टर अगर ज़्यादा n के नंबर है तो उसके लिए ग्राफ क्या आएगा वो मैं इन जनरल बता दूंगा, है ना। तो फॉर n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x इक्वल टू a0, इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, बराबर, ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है। फिर अगर n इक्वल टू 1 होता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x, है ना, a0 प्लस a1x, तो वो फंक्शन हो जाएगा लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन। फिर अगर n इक्वल टू 2 है तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। इसको अलग से स्पेशल नाम देना है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ये सभी एक्चुअल में, ये सभी जो फंक्शन है ना, वो सभी फंक्शन एक्चुअल में पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 0, लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन हैविंग डिग्री 2। फिर अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ पे 3x⁻³ तक आएगा, और उसको हम क्यूबिकल फंक्शन बोल सकते हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो क्यूबिकल पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आगे फिर उसके स्पेशल नाम देने की ज़रूरत है नहीं। फिर वहाँ पे हम अगर नाम देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, समझ लो n इक्वल टू 4 है तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 4। अगर n इक्वल टू 5 है तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 5, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन विथ डिग्री 6। इस तरह से हम नाम दे सकते हैं अगर सेपरेटली नाम देना है तो, ठीक है। बट मोस्ट फेमस कौन से हैं, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये तीनों के सेपरेट ग्राफ हम बनाएंगे। एंड देन आफ्टर n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब के इन जनरल में ग्राफ बता दूंगा कि जनरलाइज ग्राफ होगा कैसे, ठीक है। तो देखते चलो। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट फंक्शन, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, f ऑफ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। कॉन्स्टेंट फंक्शन में क्या है, f ऑफ x इक्वल टू a0, दैट इज कॉन्स्टेंट टर्म, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म आएगा उसको कॉन्स्टेंट फंक्शन बोलेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं, तो चलो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पहले। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए मैंने अगेन लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था उस हिसाब से ग्राफ तो बना सकते हैं। अलग अलग x की वैल्यू लेने पे मैं अलग अलग पैर बनाऊंगा। समझ लो मैंने x की वैल्यू ले ली, x की वैल्यू, और उसके बेस से हमने समझ लो x की वैल्यू 0 ले ली, तो उसके लिए अगर x 0 लेता हूँ तो f ऑफ x क्या होगा भाई, f ऑफ x भी 0 होगा। 0 होगा क्या, नहीं, वो c हो जाएगा। अच्छा, x इक्वल टू 1 लेने पे, यहाँ पे x की जगह 1 लेने पे भी आंसर क्या बनेगा, c ही बनेगा, है ना। अगर x इक्वल टू 2 लेता हूँ तो भी आंसर क्या बनेगा, c बनेगा। समझ लो c की जगह मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे कोई नंबर, चलो c इक्वल टू 3 है, मतलब कोई कॉन्स्टेंट नंबर, तो ये सभी नंबर क्या हो जाएंगे, 3, 3, 3, है ना। तो मैं कोई भी नंबर लूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 लेता हूँ x की जगह तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, c, दैट इज़ 3। अगर मैं x की जगह 4 लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो f ऑफ 4 का भी आंसर क्या आएगा, f ऑफ 4 का भी आंसर क्या आएगा। यहाँ पे x का कोई टर्म है ही नहीं तो सिर्फ 3 ही आंसर आएगा ना हर बार। तो ये एक्चुअल में कौन सी पैर बनी, तो 0, 3, 1, 3, फिर 2, 3, है ना। पैर कैसे बनाते थे हम याद है ना, x, f ऑफ x, ये जो है वो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स है ग्राफ के। तो 0,3 है ना, 0,3, 1,3, ये 0,3 ये पहला पॉइंट, फिर 1,3 ये दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये जो थे वो नंबर है 3, फिर 2,3, फिर 3,3। तो ये सभी नंबर को अगर मैं जोड़ दूँ एक साथ में, समझ लो 0,3 मतलब कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे, है ना। x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट समझ लो 3 है। फिर समझ लो 1,3, तो समझ लो ये 1 है तो उसके लिए आंसर 3, तो 1,3। फिर 2 के लिए आंसर 3, 2,3, 3 के लिए भी आंसर 3, 3,3, 4 के लिए भी आंसर 3। अगर मैं -1 भी लेता तो उसके लिए भी आंसर क्या होता, 3 ही होता। हर एक बार कॉन्स्टेंट आंसर आता है। तो अगर मैं समझ लो ये सभी पॉइंट को अगर जोड़ दूँ, देन आई कैन गेट पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल स्ट्रेट लाइन टू द एक्स एक्सिस। एक ग्राफ मिलेगा मुझे स्ट्रेट लाइन का, वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमेशा ही। मतलब याद रखना है आपको एग्जैक्टली कि ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी। तो अगर ये समझ लो पॉइंट सी होता तो सी से पास होने वाली लाइन हो जाएगी, है ना, सी से पास होने वाली लाइन हो जाएगी। तो अगर मैं इसका डोमेन फाइंड करना चाहूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा भाई, बताओ चलो।
डोमेन के लिए मैंने क्या क्या बताया था, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन बनाओ, तो ये सभी पूरे के पूरे ये सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो पूरी की पूरी माइनस इन्फाइनेट से लेके प्लस इन्फाइनेट तक सभी पॉइंट आ गए, है ना। तो इसका डोमेन हो गया आर। एंड वाई एक्सिस कितनी कवर हो रही है, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन खींचने पे ये समझ लो ये वाला पॉइंट है, उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन कौन सा होगा, ये, इसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन वो भी वही, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे उसका भी वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन वही होगा, है ना। तो कोई भी पॉइंट ले लो उसका वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन तो वही होता है सी। तो हमेशा ही कोई भी पॉइंट लो, आंसर एज एन आंसर मुझे हमेशा क्या मिल रहा है, सी। सो इसीलिए रेंज क्या होगी, सी। तो अगर हमको ग्राफ पता है तो तुरंत एक सेकंड में माइंड से ही सोच के हम ग्राफ की रेंज पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज बना सकते हैं इजीली, है ना। तो ये बेसिक फंक्शन के ग्राफ हमको पता होने चाहिए, उसकी डोमेन है उसकी रेंज पता होनी चाहिए, किस तरह से ग्राफ बनता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलो। फिर अगर n इक्वल टू 1 होता है तो फंक्शन कौन सा होगा, लीनियर फंक्शन, दैट इज a0 प्लस a1x। और इसको इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, इन जनरल हम लिख लेते हैं ax प्लस बी, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी। जैसे इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा था वैसे इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो लीनियर फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन का सेकंड पार्ट है ना। पहला पार्ट कौन था कांस्टेंट फंक्शन, अब ये लीनियर फंक्शन सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है ये। अब उसका जनरलाइज फॉर्म मैंने बता दिया ax प्लस बी। उसकी डोमेन एंड रेंज, चलो उसकी डोमेन एंड रेंज बता करने के पहले मैंने एग्जांपल बता दिया था ऑलरेडी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, एक्स की जगह x रखो, a एंड b की जगह कुछ भी रख दो, 3 4 वट एवर, यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ पैटर्न। ये लीनियर पैटर्न है जहाँ पे x का पावर 1 ही रहेगा और उसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर चेक करना चाहते हो तो आप अगेन मैंने जो लास्ट कॉन्स्टेंट फंक्शन में बताया उस हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे चलो मैं एक आध एग्जांपल दे ही देता हूँ। समझ लो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, इसका ग्राफ 3x माइनस 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4 का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो चलो x की अलग अलग वैल्यू ले लेता हूँ। x इक्वल टू 0 लेने पे आंसर बन जाएगा -4, x इक्वल टू 1 लेने पे आंसर बन जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज़ -1, x इक्वल टू 2 लेने पे 3 2 जा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 मतलब 2। वैसे ज़्यादा पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, इस तरह की कोई लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना है, यू जस्ट नीड टू टेक 2 पॉइंट। आप बस 2 पॉइंट ही ले लो। और वो 2 पॉइंट भी कौन से लेने चाहिए पता है आपको, वो दोनों पॉइंट में हमेशा ही ऐसा करना चाहिए, एक बार x को 0 करो बराबर, एक बार एफ ऑफ एक्स को 0 करो। तो एफ ऑफ एक्स को 0 करने पे x क्या बनेगा, देखो एफ ऑफ एक्स को 0 करने पे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 4/3। ऐसा करने पे है ना आपको तुरंत पैटर्न मिल जाएगी कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है। चलो दिखाता हूँ मैं। तो चलो कौन कौन से पॉइंट मिले मुझे, एक तो 0, -4, तो जब x कोऑर्डिनेट 0 है तब y कोऑर्डिनेट -4, तो वो कौन सा पॉइंट आएगा भाई, y कोऑर्डिनेट -4, है ना, y कोऑर्डिनेट -4, x कोऑर्डिनेट 0 होगा यहाँ पे। एंड जब y कोऑर्डिनेट 0 है तो x 4/3 है, तो x की वैल्यू 4/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.33 अप्रोक्सीमेटली, तब y 0 है, तो x 1.33 है, ठीक है, तब y 0 है। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, ये दोनों पॉइंट को जोड़ दो, यू विल गेट 1 लाइन, है ना, आपको एक लाइन मिल जाएगी। वो जो लाइन होगी हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगी। आपको ये तो पता है कि भाई ये लीनियर फंक्शन है, उसका ग्राफ हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आता है। तो सिर्फ 2 पॉइंट को यहाँ पे क्रिएट करो और वो 2 पॉइंट को जोड़ दो। तो ये तरीका हो गया लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाने का। आप हमेशा ही कैसे ग्राफ बनाओ, ये फंक्शन में एक बार x इक्वल टू 0 करो तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बनाओ, और एक बार एफ ऑफ एक्स को 0 करो तब x की वैल्यू क्रिएट करो, है ना। एफ ऑफ एक्स को 0 करके x की वैल्यू क्या बन गई, 4/3, तो 4/3, 0। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद तुरंत आपको जो मिलेगी वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होगी, और वो स्ट्रेट लाइन वो पर्टिकुलर फंक्शन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा। अगेन आप नोटिस कर सकते हो तो इसमें एक्स कितना कवर होता है, एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन खींचने पे, समझ लो ये वाले पॉइंट से प्रोजेक्शन खींचोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्रोजेक्शन खींचोगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे यहाँ से प्रोजेक्शन खींचोगे तो ये एक्स एक्सिस पे, आगे सभी अलग अलग पॉइंट्स है उसके प्रोजेक्शन भी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएंगे। सो इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर एक पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे एक्स में। और सिमिलरली वाई में भी आप देख सकते हो, है ना, वाई में भी आप देख सकते हो हर एक पॉइंट कवर हो जाएंगे। आगे जितने ज़्यादा पॉइंट बनेंगे वो पूरी की पूरी वाई एक्सिस भी कवर करेगा। इट मीन्स व्हाट कि वाई भी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। इसलिए रेंज एंड डोमेन हमेशा ही आर होगा जब फंक्शन लीनियर होगा तब। क्लियर। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज तुरंत आपको ग्राफ देख के
आंख बंद करके ग्राफ याद करना है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो है वो उसका ग्राफ में हमेशा डोमेन पूरा का पूरा कवर होगा एंड रेंज भी पूरी की पूरी कवर होगी, मतलब वाई एक्सिस भी पूरी की पूरी कवर होगी, हैंस उसकी डोमेन एंड रेंज क्या होगी, आर। ओके। अब लीनियर फंक्शन में एक सब टाइप है, सब टाइप मतलब आइडेंटिटी फंक्शन। ये वैसे एनसीईआरटी की बुक में पहला ही फंक्शन ये वाला दिया है उन लोग ने। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इज काइंड ऑफ लीनियर फंक्शन। ये एक लीनियर फंक्शन ही है, क्योंकि लीनियर फंक्शन में हम क्या कहते थे कि x का पावर 1 हो तो वो लीनियर फंक्शन है। x का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1। तो एक x का 1 पावर वाला टर्म एंड एक कॉन्स्टेंट टर्म होना चाहिए। अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं हो तो भी चलेगा, बट x का 1 पावर वाला टर्म तो होना ही चाहिए, है ना। तो समझ लो अगर x का 1 पावर वाला टर्म देखो तो यहाँ पे भी है ना, x का 1 पावर वाला टर्म तो यहाँ पे भी है, तो इसको भी लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, इसको लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। साथ में कोई कॉन्स्टेंट है नहीं, तो ये y इक्वल टू एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को स्पेशली आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसा नाम क्यों दिया, क्योंकि मैं अगर x 1 लेता हूँ तो y भी 1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी 1 हो जाएगा। x 2 लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स भी 2 हो जाएगा। x 3 लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स भी 3 हो जाएगा। x 0 लेता हूँ तो एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जाएगा। -1 लेने पे -1 हो जाएगा, -2 लेने पे -2 हो जाएगा। इस तरह से तो चलता ही जाएगा ये। तो जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ एज एन एक्स वही एज एन आंसर मिल रहा है मुझे। तो जो पॉइंट है वही आंसर है, अल्टीमेटली जो इनपुट है वही आउटपुट है। दैट इज वाई इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन। सो लीनियर फंक्शन है इसलिए उसकी डोमेन आर, रेंज भी आर। और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ बनाने के लिए तो बस ये सब पॉइंट को एक बार डिनोट कर लो, है ना। अगर ये सभी पॉइंट को आप डिनोट करोगे ना, तो ये समझ लो x1 y1, तो ये पॉइंट, फिर 0 0 को भी रख लो यहाँ पे, फिर -1 को भी रख लो। वैसे तो मैंने बताया था कि लीनियर फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए आप सिर्फ 2 ही पॉइंट देखोगे तो तभी चलेगा। फिर भी मैं चलो ये 2 पॉइंट भी डिनोट कर देता हूँ, फिर 3 पॉइंट भी डिनोट कर रहा हूँ। 3 यहाँ पे 3 है ना, ये 2 था, यहाँ पे भी 2 था, ये 1 यहाँ पे भी 1, ये -1 यहाँ पे -1। तो ये सभी पॉइंट को अगर मैं डिनोट करके जोड़ दूँ तो ये हो जाएगी अगेन स्ट्रेट लाइन, बट विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होगी, है ना। स्ट्रेट लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये स्पेसिफिकली 45 डिग्री पे होगी एक्स एक्सिस के। वैसे अगर देखना चाहो तो 45 डिग्री आप आराम से देख सकते हो। अगर ये वाला एंगल बनाना चाहो तो ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। तो आप बस tan थीटा यूज़ कर लो। tan थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड क्या होगी, ऑपोजिट साइड ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होता है भाई, ये डिस्टेंस, ये 0.22 है ना, तो ये डिस्टेंस 2 होगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2। सो 2/2 दैट इज़ 1। tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है तब, है ना। थीटा इक्वल टू जब 45 डिग्री होता है तब tan थीटा 1 होता है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से दैट ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है ना, एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे है और ऑलवेज ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है। एंड उसके डोमेन एंड रेंज हमेशा ही क्या होगा आर, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज अ आइडेंटिटी फंक्शन हैविंग डोमेन एंड रेंज इज आर एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज अ लीनियर फंक्शन and it is always passing through origin having 45 degree with x axis. That is what we need to learn from identity function. Okay, तो once again linear function तो उसके ग्राफ कैसे होंगे, तो स्ट्रेट लाइन होगी। और वो स्ट्रेट लाइन किस तरह से बन सकती है, तो मैंने अलग अलग शेप वैसे एक लाइव लेक्चर में भी दिया था कि भाई वो लाइन इस तरह से भी पास हो सकती है, यहाँ से जो मैंने अभी दिखाई थी वो। अभी ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन भी हमने बना दी, वो भी एक लीनियर फंक्शन है। ये इस तरह से भी पास होने वाली लाइन हो सकती है, या फिर वो लाइन इस तरह से भी पास हो सकती है, ये भी एक ओरिजिन से पास होने वाली, बट ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 रखने पे y -1 बनेगा, है ना। फिर इस तरह से भी पास हो सकती है यहाँ से, फिर यहाँ से भी पास हो सकती है। तो ये सभी स्ट्रेट लाइन है और ये सभी हमेशा लीनियर फंक्शन के अलग अलग लीनियर फंक्शन के ग्राफ रहेंगे, है ना, अलग अलग लीनियर फंक्शन के ग्राफ रहेंगे। अब अगर नोटिस करना चाहो ना तो थोड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ। अगर लाइन इस तरह की है, मतलब इस तरह की, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो ब्लू वाली लाइन में हमेशा x जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब x + 1, ये 2x + 3, 4x + 7, इस तरह क्या होगा। एंड जब लाइन ये रेड कलर की दिख रही है वहाँ पे ऐसा होगा, x नेगेटिव होगा। कॉन्स्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव हो पॉजिटिव उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये x वाला जो टर्म है, x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा, है ना।
ये थोड़ी आइडेंटिफिकेशन हो गई आपको, बस फटाफट से शॉर्टकट से समझने के लिए कि भाई ये वाली कोई लाइन दिख रही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो हमेशा ही इस तरह से बनेगी, इस तरह की क्रॉस आएगी उसमें। और जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा तो वो हमेशा ही एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगी। एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाना, दैट इज़ व्हाट द बेसिक पर्पस दैट वी नीड टू लर्न इन अदर चैप्टर्स। वो अलग चैप्टर से हम पढ़ेंगे, बट आप शॉर्टकट में ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन अगेन मैंने बता दिया था कि अगर n इक्वल टू 2 है, अगर n इक्वल टू 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। और इसका अगेन इन जनरल मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखता हूँ। वैसे यहाँ पे तो हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन से पैटर्न निकाल के लिखा था, बट इन जनरल लिखना है तो एक मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर वाला टर्म, एक पावर वाला टर्म और एक कॉन्स्टेंट। ये स्क्वायर वाला टर्म तो कंपलसरी होना चाहिए, फिर ये दोनों में से कोई एक आध टर्म नहीं हो तो भी चलेगा। मतलब समझ लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 7x तो ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है, फिर ओनली 3x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक टर्म है। मतलब ये आपने नोटिस किया, ये सभी में एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही, है ना। फिर अगर आप ऐसा बोलोगे सर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखना चाहता हूँ मैं और इस तरह से लिख देता हूँ तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहा ना, ये फिर लीनियर हो गया, ये लीनियर फंक्शन हो गया। सो कंपलसरी क्वाड्रेटिक के लिए ये 2 पावर वाला टर्म तो चाहिए। इसीलिए हम हमेशा ही जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना तो बाजू में यहाँ पे कंडीशन लिख देते कि ये जो ए है ना, ए वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये ए अगर ए जीरो हो गया ना तो फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म बचेगा ही नहीं। इसीलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखने के बाद बाजू में हमेशा ही ए नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं, है ना। ओके चलो, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन तो उसका ग्राफ वो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसकी डोमिनार रेंज के लिए मैंने अगर याद हो तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, मैथमेटिक्स के बेसिक फंडामेंटल वाले लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी थे ना उसके परफेक्ट स्क्वायर बना के, या फिर दूसरी एक 2 मेथड दी थी मैंने रेंज फाइंड करने की, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की 2 मेथड दी थी मैंने, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो वो मेथड से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। एंड उसके एग्जांपल देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है, ओनली एक्स स्क्वायर, ओनली माइनस एक्स स्क्वायर, दिस ऑल आर क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। जिसमें कंपलसरी ये 2 पावर वाला टर्म n इक्वल टू 2 पावर वाला टर्म जो है वो तो कंपलसरी चाहिए ही, फिर कॉन्स्टेंट टर्म साथ में हो या ना हो, एक्स के 1 पावर वाला टर्म साथ में हो या ना हो, और उसका ग्राफ हमेशा ही पैराबोला अपवर्ड या फिर पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, है ना। तो उसके ग्राफ बनाने की पैटर्न आपको मेरे ख्याल से पता है, जो मैंने ऑलरेडी सिखा दी थी, फिर भी एक बार रिवाइज करवाने के लिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलो अभी सबसे पहले तो ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसका शेप अपवर्ड रहेगा या फिर डाउनवर्ड रहेगा, वो डिपेंड्स करेगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा ही अपवर्ड, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये वाला है, इसमें हमेशा ही पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा छोटा सा चार्ट बना दिया है। टोटल 6 तरह के ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है, 6 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। वैसे मुझे याद नहीं है मैंने पढ़ा दिया है या नहीं पढ़ा दिया, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ाया है तो भी देख लो, एक बार वापस रिवाइज कर लो, पढ़ा दिया है तो, और नहीं पढ़ाया है तो पहली बार पढ़ लो, ठीक है। मैंने मेरे ख्याल से बेसिक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, फंडामेंटल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो दी थी, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन अगर मैंने वहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है तो यहाँ पे वापस एक बार दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर वहाँ पे कंप्लीट नहीं कर दिया है तो भी यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है वो देखना है, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है या फिर नेगेटिव है। ये 3 चीज़ों को चेक करके, मतलब ये 2 चीज़ों को चेक करके, वी नीड टू जस्ट फाइंड ए, है ना। ए पहले चेक करो एंड डी चेक करो, ठीक है। ये दोनों चीज़ चेक करके आप उसके ग्राफ की पैटर्न बना सकते हो, है ना। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ही ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड आएगा, और अगर ए नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा ही नीचे की तरफ आएगा। नाउ अगर डी इक्वल टू 0 है या फिर डी ग्रेटर देन या फिर डी लेस देन 0, डेट डिपेंड्स, उसके बेस से वो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस को कट करेगा या फिर टच करेगा या फिर टच ही नहीं करेगा और कट भी नहीं करेगा, ऊपर से चला जाएगा, है ना। वैसे आपको पता है डी ग्रेटर देन 0 होता है तो मुझे 2 रूट मिलते हैं ना, आई कैन गेट 2 रूट्स, मुझे 2 सॉल्यूशन मिलते हैं, और यहाँ पे एक ही रूट मिलता है, एक ही सॉल्यूशन मिलता है, और यहाँ पे 9 सॉल्यूशन मिलता है।
और थोड़ा बहुत आपको मेरे ख्याल से इतना तो पता ही होगा कि रूट मतलब क्या होता है। कोई भी ग्राफ के रूट्स मतलब वो हमेशा ही एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वो उसके रूट हो जाते हैं। समझ लो ये ग्राफ है बराबर, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। मेरे ख्याल से 10th में आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा। तो ये इसके 3 रूट है, 3 रूट है ना। अगर ग्राफ कुछ समझ लो ऐसा होता कि, तो इसके कितने रूट आते भाई, इसके 4 रूट आते हैं ना, इसके 4 रूट आते, 1 2 3 4 है ना। तो इसी हिसाब से अगर 2 रूट है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, तो एक्स एक्सिस को, वो एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट करेगा है ना, 2 जगह पे कट करेगा ऐसे है ना, 2 जगह पे कट करके फिर वो पास होगा और ऊपर की तरफ आएगा वो पक्का है, क्योंकि ए पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ आएगा एंड 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर डी ग्रेटर देन 0 है और ए नेगेटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो फिर ग्राफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना। अगेन उसके 2 रूट होंगे, क्योंकि डी पॉजिटिव है तो 2 रूट होंगे, बट ग्राफ कैसे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, अपवर्ड होगा नहीं डाउनवर्ड होगा है ना, उसके भी अगेन 2 रूट होंगे। सिमिलरली अगर ग्राफ में डी इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ए पॉजिटिव है एंड डी इक्वल टू 0 आया, तो फिर एक ही रूट होगा, और एक रूट कौन सा होता है हमेशा ही, वो एक ही रूट हमेशा वो टच करके चला जाता है ना। और ए पॉजिटिव है इसलिए ऊपर की तरफ, अगेन ए नेगेटिव है इसलिए नीचे की तरफ, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ अगेन टच करके चला जाएगा, ठीक है। एंड अगेन डी लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और सॉल्यूशन नहीं होगा मतलब वो एक्स एक्सिस को कभी भी टच करने या फिर कट करने नहीं आएगा, वो मिलने नहीं आएगा, एक्स एक्सिस के साथ कभी भी वो मुलाकात करेगा नहीं, विजिट ही नहीं करेगा, दूर से ही बस बाय बाय टाटा बाय बाय करके चला जाएगा है ना। एक्स एक्सिस के पास आएगा, थोड़ा नज़दीक आएगा, यहाँ तक पहुँचेगा, कहीं पे वो जो पॉइंट पे पहुँचता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे उसका शेप चेंज होना चालू होता है वो पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, और वर्टेक्स वाले पॉइंट से फिर वो वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। वो कभी भी एक्स एक्सिस को मिलने आएगा नहीं। और अगर ए नेगेटिव है तो वही शेप बट डाउनवर्ड में है ना, वही शेप बट डाउनवर्ड में, वहाँ पे भी वो नीचे से आएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, बट अगेन वर्टेक्स वाले पॉइंट से फिर वापस डाउनवर्ड चला जाएगा है ना, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में ग्राफ की पैटर्न, ये है ग्राफ की पैटर्न। तो ग्राफ की पैटर्न को देख के आपको इतना तो कंप्लीटली पता चल गया होगा कि आपको कोई भी शेप ले लो, 6 में से कोई भी शेप ले लो, इसमें एक्स एक्सिस कितनी कवर होती है भाई, आप कंप्लीटली नोटिस कर पाओगे एक्स एक्सिस आर की पूरी इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूरी की पूरी कवर होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एरो बना दिया है, मतलब एरो बनाने का मतलब क्या हुआ, ये आगे चलता ही जाएगा ऐसे है ना, और यहाँ पे भी एरो है, मतलब वो इस तरफ भी आगे चलता ही जाएगा। तो अगर इस तरह से चलता ही जा रहा है, अगर चलता ही जा रहा है तो मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस, वो उसके एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन खींचने पे वो एक्स एक्सिस भी पूरी की पूरी कवर हो जाएगी, आगे पॉजिटिव की तरफ और पीछे नेगेटिव की तरफ। इसीलिए हमेशा ही डोमेन आर रहेगा, फिर वो कोई भी कोऑर्डिनेट फंक्शन हो है ना, उपवर्ड वाला हो या फिर डाउनवर्ड वाला हो, इसमें 1 रूट हो, 2 रूट हो या फिर नो सॉल्यूशन हो, कोई भी फंक्शन में आप देख सकते हो एरो ऊपर या नीचे की तरफ इस तरह से पूरी की पूरी एक्स एक्सिस को कवर करके ही छोड़ेगा, इसीलिए डोमेन आर है। बट रेंज क्या होगा, तो रेंज डिपेंड करेगा, देखो अगर रेंज ए पॉजिटिव है तो रेंज में क्या पॉइंट आएगा, समझ लो ये वर्टेक्स वाला पॉइंट है ना, यह वर्टेक्स वाला पॉइंट, तो यहाँ से अगर मैं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन खींचूँ तो ये मिनिमम पॉइंट ये वाला आएगा है ना, फिर बाकी सब प्रोजेक्शन के आंसर देखो, तो अल्टीमेटली इसका ये पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा वो मिनिमम होगा, वहाँ से चालू करके फिर प्लस इन्फाइनाइट तक के सभी पॉइंट। अगर मैं इसकी रेंज बोलूँ तो इसकी रेंज क्या होगी, तो समझ लो ये पॉइंट है, उसका ये पॉइंट हो सी हो तो सी से लेके इन्फाइनाइट, एंड अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो अगर ये पॉइंट सी है, अगर ये पॉइंट सी है तो अल्टीमेटली नीचे माइनस इन्फाइनाइट से लेके, ये नीचे माइनस इन्फाइनाइट से लेके सी तक के सभी पॉइंट मेरे रेंज में आ जाएंगे है ना, सी भी खुद आएगा, सी खुद भी आएगा। सो रेंज में अल्टीमेटली डिपेंड्स करेगा वो कैसा शेप है, और हमको छोटी मोटी प्रोसीजर चाहिए उसको फाइंड करने के लिए, और वो प्रोसीजर हमने ऑलरेडी एक बार सीख ली है। फिर भी एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे एक आध 2 क्वेश्चन करवाता हूँ जिसके लिए मैं वो प्रोसीजर दिखाता हूँ। तो चलो इसका ग्राफ मुझे बनाना है, बराबर, इसका ग्राफ बनाना है, इसकी रेंज भी फाइंड करनी है, और डोमेन तो मुझे पता है आर है ना, डोमेन तो मुझे पता है कि आर है, रेंज फाइंड करनी है और इसका मुझे ग्राफ भी बना के दिखाना है, और वर्टेक्स भी मैं दिखाऊंगा, चलो वर्टेक्स भी दिखाऊंगा है ना।
तो सबसे पहले मैं इसका शॉर्टकट लिख देता हूँ। चलो, तो वर्टेक्स के लिए शॉर्टकट क्या होगा? तो वर्टेक्स के लिए शॉर्टकट होगा -b/2a -d/4a। मेरे ख्याल से मैंने ये शॉर्टकट आपको दे दिया था आगे फंडामेंटल वाले लेक्चर में, है ना। फिर रेंज, तो रेंज में अगर ये x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फिर रेंज होगी -d/4a से इनफाइनाइट तक, है ना, -d/4a से इनफाइनाइट तक। सी, ये पॉइंट है भाई, ये पॉइंट है, इसको हम पॉइंट बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और ये इंटरवल है। ये क्या है? इंटरवल। इंटरवल में ये ब्रैकेट का मीनिंग होता है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये -d/4a खुद लेना है, ये सब मीनिंग होता है। और यहाँ पे मीनिंग नहीं होता ना, ये ब्रैकेट बस ऐसा ही कुछ, कोई भी मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट ही लेते हैं हम जनरली पॉइंट के लिए, बट ये यहाँ पे -b/2a लेना है या नहीं लेना है वो नहीं है। ये एक्चुअल में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 2, इस तरह से। यहाँ पे ऐसा भी बन सकता है x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट -7। वैसे इंटरवल में कभी ऐसा नहीं होता है ना, -2 से लेके -7 या फिर 4 से लेके 3, ऐसा तो इंटरवल में कभी नहीं होता है ना। 4 से कम होके 3 थोड़ी होता है इंटरवल में, बट पॉइंट में पॉसिबल होता है ना। तो कभी भी ऐसा लिखा हो तो आप ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये पॉइंट है या इंटरवल। तो देखना भी, अगर वर्टेक्स है तो वो पॉइंट होता है, अगर रेंज लिखी है तो वो हमेशा ही इंटरवल होता है, कहाँ से कहाँ तक, इस तरह से, ठीक है। तो चलो, a पॉजिटिव है, हाँ है, एंड d क्या है? d = b² - 4ac, तो 5² - 4ac, तो 25 - 4 6 जा 24, तो ये हो गया 1। सो d = 1 है, ठीक है। d = 1 है तो d पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, मतलब पैराबोला कौन सा किस तरह का आएगा भाई? तो पैराबोला आएगा अपवर्ड, a पॉजिटिव है इसलिए, और 2 रूट तो मिलेंगे ही मुझे, कंप्लीटली 2 रूट तो मिलेंगे ही, है ना। तो इस तरह की कोई पैटर्न आएगी। अब मुझे एग्जैक्टली बनाना है, तो कभी भी मुझे पैराबोला एग्जैक्टली बनाना हो ना, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ही ये वाला वर्टेक्स फाइंड कर लेता हूँ। तो वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे? देखो वर्टेक्स में क्या है? -b/2a, -b मतलब 5/2a, a मतलब 1, ठीक है, एंड -d मतलब क्या है? 1/4a, a मतलब क्या है? 1। तो ये वर्टेक्स हो गया मेरे पास -5/2, -1/4, ये हो गया वर्टेक्स। एंड रेंज तो वैसे तुरंत मिल गई। रेंज में ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना, वो यहाँ से ही लिया है मैंने डायरेक्टली। वो क्यों लिया है वो भी मैं बताता हूँ, चलो मैं। तो ये एक्चुअल में क्या है भाई? -1/4 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाता हूँ, चलो। ओके, तो मेरे पास अगर ये 2 जानकारी है, रेंज एंड वर्टेक्स, चलो रेंज की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वर्टेक्स है, एंड a मेरे पास पता है, a पता है, मतलब a पता है, इसलिए मैंने क्या बताया कि ये, चलो ये ऊपर की तरफ जाएगा। एंड अगर वर्टेक्स पता है तो मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट पता कर लिया कि कहाँ से उसको वापस मुड़ना है ना, कहाँ तक जाना है और कहाँ से वापस मुड़ना है। अगर मुझे वो वाला पॉइंट पता है एग्जैक्टली, तो फिर वे मैं आराम से पैटर्न बना सकता हूँ ना। तो चलो, पैटर्न बनाने के लिए -5/2 -1/4 चाहिए। तो -5/2 कहाँ पे आएगा भाई? -5/2 मतलब -2.5, तो समझ लो यहाँ पे -2.5 कहीं पे आएगा, से ऐसे ये -2.5 है। एंड -1/4 मतलब -0.25, तो ये तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, और वो भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट -0.25, तो ये वाला पॉइंट होगा। तो सी, ग्राफ अब कैसे बन सकता है? तो ग्राफ ऐसे भी बन सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है। अब कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊँ, तो चलो वो भी बताता हूँ कि कैसे बनेगा। आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ग्राफ है ना, वो हमेशा ही y एक्सिस को कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा? तो आइदर वो पॉजिटिव साइड कट करेगा, या फिर ओरिजिन पे कट करेगा, या फिर नीचे की साइड कट करेगा। तीनों में से कोई एक जगह तो कट करेगा ही, वो पक्का है ना। कोई भी ग्राफ बनाओ, है ना, इस तरह से, कोई भी यहाँ पे भी ग्राफ बनाओ, इस तरफ से हो या फिर इस तरह से हो, वो कहीं पे भी तो कट करेगा ही, है ना। या फिर अगर नीचे वाली पैटर्न का भी ग्राफ हो, देखो कट कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो वो कट करेगा ही हमेशा ही। तो कहाँ पे कट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप क्या करना, ये f(x) है ना, f(x), उसकी जगह 0 कर देना, मतलब सॉरी, x = 0 कर देना, इसमें x = 0 कर देना, तो ऑटोमेटिकली f(x) की वैल्यू मिल जाएगी 6। x = 0 लेने पे f(x) क्या मिल रहा है? 6,
x इक्वल टू 0 लेने पे एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है 6। तो ये एक्चुअल में पॉइंट हो गया ना, ये वन ऑफ द पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हुआ ये? तो दिस पॉइंट विल डिनोट x0 y6। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? जहाँ पे y6 हो, जहाँ पे y6 हो और x0 हो, है ना। तो अल्टीमेटली पता चल गया मुझे ग्राफ कौन सा आएगा भाई, ये ऊपर वाला, है ना, ये वाला ही ग्राफ आएगा। ये ओरिजिन से कट होने वाला ग्राफ भी नहीं बनेगा और नीचे से जाने वाला ग्राफ भी बनेगा नहीं, है ना। पता चला भाई। तो इस तरह से आप एग्जैक्टली ग्राफ के पैटर्न बना सकते हो। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ क्या है भाई? तो देखो ये सभी आपकी रेंज के पॉइंट होंगे, है ना, ये सभी आपकी रेंज के पॉइंट होंगे। तो कहाँ से चालू किया भाई? -0.25 से चालू किया, वहाँ से चालू करके इनफाइनाइट तक। तो देखो रेंज में -0.25 मतलब -1/4 से लेके इनफाइनाइट। अब ये -1/4 कहाँ से लिया? एक्चुअल में हमने वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से, इसीलिए रेंज में भी वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली से, वहाँ से वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से लेके इनफाइनाइट तक ले लेते हैं। तो ये हो गई रेंज, है ना। तो रेंज फाइंड करने का सिंपल तरीका कौन सा हुआ कि वर्टेक्स में जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट वहाँ से स्टार्ट करो और इनफाइनाइट तक लेके जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव वाला। x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो वर्टेक्स एंड रेंज क्या है? अगर a पॉजिटिव है एफ ऑफ एक्स इन जनरल में अगर बातें करो तो अगर a पॉजिटिव है तो रेंज क्या आएगी? तो अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। तो रेंज हमेशा ही कोई पर्टिकुलर पॉइंट से लेके इनफाइनाइट तक होती है। और वो पॉइंट कौन सा होता है? तो वो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट, इसीलिए वो पॉइंट -2d/4a से लेके इनफाइनाइट तक चला जाता है रेंज, है ना। ग्राफ की पैटर्न हो तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना इजी होता है, इसीलिए मैं ग्राफ की पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ साथ में। और अगर ग्राफ मेरे पास जो है वो पैराबोला डाउनवर्ड है ना, पैराबोला डाउनवर्ड है, तो अगेन ये पॉइंट तो एज इट इज है। पॉइंट क्या है भाई? पॉइंट तो हमेशा ही -b/2a x कोऑर्डिनेट एंड -d/4a y कोऑर्डिनेट। ये वर्टेक्स का पॉइंट तो एज इट इज है, उसको कंप्लीटली मेमोराइज कर लो, याद रख लो भाई, है ना। क्योंकि इसको बनाने का तरीका भी है, बट कौन बनाने जाए भाई? कंप्लीटली 2 या 1 से 2 मिनट कंप्लीटली इसको बनाने में लगेगा। सो वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम टू मेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन एग्जाम। तो वो इस तरह से कभी भी हम बना के हर एक बार नहीं लिख सकते, इसलिए कभी कभी हमको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट है, किसका? वर्टेक्स का, बराबर। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट याद है तो स्पेशली वाई कोऑर्डिनेट को लेके मैं हमेशा ही रेंज पॉइंट कर सकता हूँ। तो अगर ए नेगेटिव है तो हमेशा ही -इनफाइनाइट से लेके पर्टिकुलर ये पॉइंट, और ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? -d/4 है। सो इसकी रेंज हो जाएगी -इनफाइनाइट से लेके -d/4a, है ना, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ग्राफ, हम ग्राफ की बेस से हम ये वाले फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। और इतनी बस चीज़ें याद रख ली, ये पर्टिकुलर चार्ट याद रख लिया, तो आपको पता चल गया भाई कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे वर्टेक्स फाइंड करना है, कैसे रेंज फाइंड करनी है। और डोमेन तो मुझे पता है, डोमेन तो क्या होगा? डोमेन हमेशा ही होगा R। और कहाँ से पास होना है ग्राफ को, कहाँ से पास होना है, दैट डिपेंड्स ऑन, फिर यहाँ से होगा, अगर ये वर्टेक्स है यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा, या फिर इस तरह से कहीं पे होगा। तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? तो उसके लिए मैंने क्या बताया था? x = 0 रख लो एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अगर वो पॉजिटिव आ रही है तो ऊपर से पास करो, अगर वो खुद 0 आ रही है तो यहाँ ओरिजिन से पास करो, अगर नेगेटिव आ रही है तो नीचे से पास करो, है ना। वैसे एक छोटी सी शॉर्टकट जैसी चीज़ें मैं बता दूँ, अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, कांस्टेंट, तो वो हमेशा ही ओरिजिन से पास होगा। ऐसे अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ, बट वो हमेशा ही ओरिजिन से पास होगा। कब? जब उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तब, है ना, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, बट कांस्टेंट टर्म समझ लो रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म समझ लो यहाँ पे 1 है तो ये 1 से पास होगा, वो पक्का है ना, ऐसे 1 से पास होगा, क्योंकि x = 0 करने पे ये 1 बचेगा। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 7 है तो ये पता है 7 y एक्सिस को 7 पे कट करेगा, पक्का है। तो ये छोटी मोटी शॉर्टकट है, जितनी याद रखो उतनी कम है ना, जितनी याद रखो, जितनी सोचो, जितनी ग्राफिकली समझो उतनी कम है, और जितनी ग्राफिकली समझोगे सोचोगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा डिटेल्ड में समझ पाओगे ये सब चीज़ों को, ठीक है।
तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आगे के फंक्शन पढ़ाऊंगा। आज मैंने सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया है। ठीक है, तो चलो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।